अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। प्रोग्राम के सेकंड हाफ में हमने बात करनी है साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कल एक और इंटरव्यू दिया है और उसमें बड़ी दिलचस्प बातें की हैं। इसको डिस्कस करेंगे और अपने तज्ज़ियाकारों की राय जानेंगे। लेकिन सबसे पहले आज फैसल वावदा नाअहली केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत हो रही थी। इस दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल के जो हैरान कुन रिमार्क्स सामने आए हैं उनको डिस्कस करते हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब अहम रिमार्क्स में कहते हैं कि ताहयात नाअहली का आर्टिकल 62(1)(f) ड्रैकोनियन यानी काला कानून है। अब ये हैरान कुन या बड़े दिलचस्प और अहम रिमार्क्स इसलिए हैं क्योंकि आपको याद होगा कि जस्टिस उमर अता बंदयाल जो अब तो चीफ जस्टिस हैं, लेकिन उस वक्त उस 5 रुकनी बेंच का हिस्सा थे जिसने 2018 में यूनानिमसली मुश्तरका तौर पर 62(1)(f) की खिलाफ वर्जी पर यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सादिक और अमीन ना होने की सूरत में नाअहली की जो मुद्दत होती है उसको ताहयात डिक्लेयर किया था, यानी लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन का फैसला दिया था। इस वक्त अब आके ये रिमार्क्स देना कि ये जो कानून है ताहयात नाअहली का, ये तो बड़ा ड्रैकोनियन है, काला कानून है, बड़ा अहम और बड़ा हैरान कुन है। ज़रा अपने तज्ज़ियाकारों की राय जानेंगे इसके ऊपर। और फिर कोर्ट के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी साहब ने इसके ऊपर जो इजहार ख्याल किया वो भी बड़ा मानी खेज। वो कहते हैं कि जी ताहयात नाअहली का कानून दुरुस्त नहीं है, जो नई असम्बली आए उसे कानून में तरमीम करनी चाहिए और तरामीम किसी एक शख्स के लिए नहीं होनी चाहिए। बहुत सी दीगर तरामीम भी हैं आईनी और कानूनी जिसको पार्लियामेंट को बैठ के देखना है। अब इस सारे मामले को हम डिस्कस करेंगे। आज मरीम नवाज साहिबा ने कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, उसको भी ज़रा इससे मिलाएंगे। कुछ रेलेवेंट पार्ट्स हैं और तमाम तर मामले के ऊपर हमारा सवाल कुछ यूँ है बुनियादी कि क्या तमाम सियासी जमातों को मिलकर ताहयात नाअहली को ख़त्म करना चाहिए, हाँ या नहीं के ऑप्शन है तज्ज़ियाकारों के पास। और ज्वाइन कर रहे हैं हमें पैनल के ऊपर रीमा उमर साहिबा, इरशाद भट्टी साहब, सुहेल वड़ायत साहब और हफीजुल्लाह नियाजी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियोज़ में। रीमा, सबसे पहले आपकी राय इसके ऊपर जानना चाहूँगी। ज़ाहिर बात है एक कानूनी पहलू भी है, फिर एक इसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी है, लेकिन अगर आज चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स देखे जाएं, क्योंकि अगर 2018 को याद किया जाए जब ये तशरी आई थी 62(1)(f) की, तो उमर अता बंदयाल साहब 5 रुकनी बेंच का न सिर्फ हिस्सा थे बल्कि ऑथर भी उन्होंने की थी। तो आज आप इन रिमार्क्स को किस तरह से देख रही हैं, किस तरह से तज्जिया करती हैं कि वो इसके ऊपर एक बिल्कुल मुख्तलिफ पोजीशन ले रहे हैं? जी शुक्रिया अलीना। मेरा ख्याल है ये रिमार्क्स जो हैं ये बहुत अहम है। फवाद चौधरी साहब जो हैं वो अपने सियासी मकासद, सियासी फवाइद के लिए प्रिंसिपल्स बदल सकते हैं, लेकिन जजेस से तवक्को ये की जाती है कि वो जो भी प्रिंसिपल्स उनके हों, जिस तरह वो कानून की तशरीह करें, वो कंसिस्टेंट हो। उनके सामने जो भी पार्टी हो उनकी कानून की अंडरस्टैंडिंग कंसिस्टेंट हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने हाल ही में एक केस में देखा कि जस्टिस बंदयाल जो अब चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने कहा अगर माजी में गलती से एक ऐसी इंटरप्रिटेशन हो जाती है जो सही नहीं है तो उसको दुरुस्त कर लेना चाहिए बाद में। अब हमें पता लगेगा कि क्या माजी में उनकी इंटरप्रिटेशन दुरुस्त नहीं थी जिसको वो सही कर रहे हैं, या अब उनकी जो इंटरप्रिटेशन है वो दुरुस्त नहीं है, बाद में जाके वो उस पर मजीद क्लैरिफिकेशन देंगे। आपने बहुत एक अहम बात की कि 62(1)(f) जो है आइन का प्रोविजन, उसमें कहीं नहीं लिखा कि लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन होगी। 2018 में ये केस सुप्रीम कोर्ट के पास गया और जस्टिस बंदयाल तब सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उन्होंने वो जजमेंट ऑथर की जो मेरी नजर में पाकिस्तान की रीसेंट जूरिस्प्रूडेंस की कमजोर तरीन जजमेंट है, क्योंकि कुछ हमें समझ नहीं आती कि इस प्रोविजन को लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन की तरह किस तरह क्यों इंटरप्रेट किया गया, जबकि अगर आप कोई जुर्म करते हैं तो उसमें जो आपकी नाअहली है वो कुछ सालों के लिए होती है। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट ट्रायल के बगैर कह दे कि आप सादिक नहीं हैं, अमीन नहीं है, आपसे गलती से भी कोई मिस डिक्लेरेशन हो जाती है, तो आपकी जो नाअहली है वो ताहयात होती है। कुछ उन्होंने कंपैरिजन्स करने की कोशिश की, लेकिन मेरा ख्याल है किसी भी अगर आप उसको रैशनली देखें वो पूरा नहीं उतरती कानून के तकाजों पे, जो ह्यूमन राइट्स के तकाजे हैं उन पे। और ये वाहिद जजमेंट नहीं है अलीना, जो पार्टी हेड वाली जजमेंट थी उस बेंच पे भी जस्टिस बंदयाल थे, और ना उस वक्त
जो ताहयात ना अहली वाली जजमेंट है उसमें हमने ये देखा कि जस्टिस बंदयाल ने कहा हो कि ये जो प्रोविजन है ये ड्रकोनियन है, जालिमाना है, बहुत हार्श है, इसको खत्म हो जाना चाहिए। हमने ऐसी कोई राय नहीं देखी, बल्कि जो पार्टी हेड वाली जजमेंट थी उसमें तो ये तक कहा गया, उन्होंने ऑथर नहीं की लेकिन साइन उन्होंने किया उस पे, कि ये इस्लामिक प्रिंसिपल्स की बुनियाद है 62(1)(f) की, और हमारे जो लीडर्स हैं उनसे ये स्ट्रिक्ट टेस्ट हैं, लेकिन उनसे हम यही तवक्को कर सकते हैं कि वो सादिक और अमीन हो, और अगर वो ना हो तो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन ही जो वो कॉन्सिक्वेंस है जो उन्हें फेस करना होगा। तो उन्होंने तो सिर्फ जस्टिफाई नहीं किया, उन्होंने दो अपनी जजमेंट्स में पूरी तरह से सपोर्ट किया 62(1)(f) को। तो आज जो उनके रिमार्क्स है मेरे लिए तो बहुत हैरानकुन है। लेकिन अगर हम कॉन्टेक्स्ट नजर में थोड़ा देख रखें तो आपको याद होगा जस्टिस खोसा की भी एक जजमेंट थी जिसमें उन्होंने अपनी ही उन्होंने एक पेपर लिखा था 62(1)(f) पे, उन्होंने उसको रिप्रोड्यूस किया। उन्होंने कहा ये फीस्ट ऑफ लीगल ऑब्स्क्योरिटीज है कि इसकी तो तशरीह मुमकिन ही नहीं है, इसको खत्म कर देना चाहिए। लेकिन पैनामा जजमेंट में उनका एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ उनकी तशरीह इंटरप्रिटेशन सामने आई। तो ये एक अफसोस की बात है। अब देखते हैं ये जजमेंट क्या आती है फैसल वाडा के केस में, लेकिन प्योरली रिमार्क्स पे अगर हम जाएं तो इनकंसिस्टेंसी नजर आती है, और ये लगता है कि जजेस के लिए ये अहम ही नहीं है कि उनकी जजमेंट से मुल्क के जो सियासी फॉर्च्यून्स हैं, मुस्तकबिल हैं, वो तब्दील हो जाते हैं। लेकिन वो अपनी जो जजमेंट्स हैं उस पे पूरी तरह से कंसिस्टेंट नहीं रहते। रीमा, अगर शॉर्टली आप ये भी बता सकें कि क्या अब ये रिमार्क्स थी, क्या इनकंसिस्टेंसी तो है, लेकिन क्या आप ये समझती हैं कि रिमार्क्स तक ही महदूद रह जाएंगे, या फिर कुछ अमली तौर पर भी इसके ऊपर हो सकता है, या इसको फिर अगर पॉलिटिकल मंजरनामे में जमा खातिर करें तो वहाँ पर आपको कुछ आने वाले दिनों में तब्दीली या कुछ अमली तौर पर इसके असरात नजर आते लगते हैं? अलीना, मैं वो जो मुख्तलिफ रूमर्स और कंस्पिरेसी थेरीज चल रही हैं उसमें तो नहीं जाऊंगी। मेरा ख्याल है जजेस को रिमार्क्स सोच समझ के देने चाहिए, एक्सपेक्ट करना चाहिए कि उस पर तबसरा होगा, खास तौर पर इस तरह के कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स जो हैं वो जब हम देखते हैं। लेकिन जो ये एक्चुअल केस है फैसल वाडा का, वो एक मुख्तलिफ चीज के बारे में है। उसमें चीफ जस्टिस साहब ने ये भी कहा कि क्योंकि इतना जालिमाना कानून है, हमें सोच समझ के कॉशन के साथ इसको देखना है, और ये देखना है कि जुरिस्डिक्शन किसकी बनती है जो 62(1)(f) के तहत नाअहल कर सके, क्या वो कोर्ट है या इलेक्शन कमीशन कर सके। तो मेरा ख्याल है टेक्निकलिटी पे ये फैसला होगा, और ये जो इनके रिमार्क्स है शायद इसमें हम उसकी कोई लॉजिकल कंक्लूजन ना देख सकें, लेकिन अपनी हद तक ये रिमार्क्स बहुत अहम है। अच्छा, ना सिर्फ इस केस पे, लेकिन अगर हम इसको सियासी मंजरनामे पे देखें, भट्टी साहब, रीमा के जवाब से तो मुझे यही है कि वो कहती हैं पहले भी उनको इस जजमेंट की समझ नहीं आई थी जो उनका प्रिंसिपल स्टांस है, और अब भी नहीं उनको समझ आती, तो यकीनन तब्दीली करनी चाहिए। आपको क्या लगता है सियासी मंजरनामे पर इसमें क्या होना चाहिए? क्या लग रहा है कि अभी गुंजाइश है, आएंगे, इकट्ठे होंगे सारे और तब्दीली करेंगे, और करनी भी चाहिए? मैडम शेख, मेरी दुआ है कि अल्लाह करे ये रिमार्क्स तक की बात रहे। मेरा मानना है कि ताहियात नैली होनी चाहिए और ताहियात नैली रहनी चाहिए। माना मैडम शेख कि जो इक़्तिदार में आता है वो एहतसाब की आड़ में मुख्तलिफ़ किस्म के मुखालफिन को फ़िक्स करता है, पॉलिटिकल केसेस बनाता है और झूठे केसेस भी बनाता है। माना यहाँ कवानीन का गलत भी इस्तेमाल होता है, माना यहाँ सियासी इंतकाम भी लिया जाता है, मगर मुहज़्ज़ब मुआशरों में और जहाँ असली जमहूरियत है वहाँ किसी पर इल्ज़ाम भी लग जाए तो लोग घर चले जाते हैं। जैसे नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि मैं क्या, मेरे बच्चों पर भी इल्ज़ाम लगा तो मैं घर चला जाऊँगा। और मगर क्या सवाल यहाँ ये है कि क्या ये सारे झूठ केसेस जो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं जिस पे नाअहली और ताहियात नहली होती है, क्या ये झूठे केस होते हैं? क्या किसी ने भी कोई गलत काम, फ्रॉड, झूठ या करप्शन नहीं की होती? क्या जरदारी साहब का जाली अकाउंट्स, मनी लॉन्ड्रिंग केस झूठा है? क्या शहबाज शरीफ का टीटी केस झूठा है, स्कैंडल? क्या पनामा लीक्स झूठी है? क्या स्विस लीक, पेंडोरा लीक्स, दुबई लीक्स झूठ हैं? और क्या इनमें अगर कोई पकड़ा जाए तो उसको पार्लियामेंट में रहना चाहिए? अच्छा सोचें, अमेरिका, बरतानिया, यूरोप में नवाज शरीफ साहब होते कोई और वो जनाब स्पीकर ये हैं, वो ज़राए कहकर मुकर जाते, वहाँ मुहज़्ज़ब मुआशरों में झूठा कतरी खात, झूठी ट्रस्ट डीड, सुप्रीम कोर्ट में जालसाजी हो जाती, तो क्या ये पार्लियामेंट में रहते?
क्या ये हमेशा के लिए घर ना चले जाते? नवाज शरीफ साहब ने तो खुद ही हमें बताया था कि करप्ट अफराद जो होते हैं वो अपने नाम पर असासे या जदादे नहीं बनाते, मतलब वो बच्चों और आगे करीबी रिश्तेदारों के नाम पे बनाते हैं। अच्छा, मैडम शेख, क्या शौकत तरीन साहब की ऑडियो जो है ये किसी महज़ब मुआशरे में लीक होती, कि किसी महज़ब मुआशरे में लीक होती तो क्या शौकत तरीन अभी तक रह जाते कि IMF का मुआहदा ना होने दे, मुल्क जाए भाड़ में? महज़ब मुआशरों में कहीं चपड़ासियों, नायब कासदों, फलूदे वालों, फेरी वालों या पापड़ फरोशों के अकाउंट्स में अरबों आ जा सकते हैं। किसी महज़ब मुआशरे में PM हाउस या PM ऑफिस के ये ऑडियो लीक्स होती या इमरान खान की ऑडियो लीक होती, लेट्स प्ले, तो ये क्या ये लोग इक़्तिदार में रहते, सियासत में रहते? क्लिंटन एक झूठ पर घर चला गया, उसका मुआवजा हुआ, निक्सन एक झूठ पर घर चला गया, एक कोरोना कवानीन की खिलाफ वर्जी और बोरिस जॉनसन को घर जाना पड़ गया। आखिरी दो जुमले मैडम शेख, आखिरी दो, माजर चाहता हूँ लंबा हो गया। आपने कहा काला, मेरे चीफ जस्टिस साहब ने कहा ये काले कवानीन है, यही काले कवानीन कह के आपने नैब खत्म कर दिया। FIA पुलिस समेत दीगर इदारे आप वफादारों से भर देते हैं। अब तायात नैली भी अगर खत्म हो जाती है तो इसका मतलब है मैडम, लेकिन मैडम सिर्फ दो जुमले उसके बाद आप सवाल कीजिएगा। सिर्फ दो जुमले मेरे पास, प्लीज। जो मतलब ये है कि यहाँ है किसी स्कैंडल, किसी इल्जाम लगने के बाद कोई घर गया, चोरी और सीना जोरी, जो जितना बड़ा है, जो जितना मकबूल है, इस पर इतनी ज्यादा जिम्मेदारी है, इसे पकड़े जाने पर इतनी सख्त सजा मिलनी चाहिए। ये तायात नैली केस होना चाहिए, इन्हें हमेशा के लिए घर पर भिजवा देना चाहिए। अब आखिरी बात यह है कि अगर इनको नहीं पसंद तो फिर इस तरह कर लें कि पार्लियामेंट में एक तरमीम कर लें, कोई जो भी इनका बड़ा या कोई भी झूठ बोले, जो भी फराड करे, उसको बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा और उसको बिल्कुल कोई सजा नहीं दी जाएगी। ये कैसे लोग हैं जो चीट करते हैं, मुल्क लूटते हैं, हिंद सिंध में जदादें बनाते हैं, मनी ट्रेल होती है, उसके बाद हमारे पे कायद बने रहते हैं। आपने ये नहीं सोचा इसकी वजह क्या है कि वही शख्सियत जिन्होंने पहले ये फैसला दिया और कहा, आप जिस तरह दलाइल दे रहे हैं कि बिल्कुल ताहयात नाअहली होनी चाहिए, वो भी ये समझते हुए उन्होंने कहा होनी चाहिए, लेकिन आज अगर वो कुछ कह रहे हैं इसके खिलाफ कि उनको लगता है ड्रैकोनियन है, तो कुछ सोच समझ के उन्होंने कहा होगा। आप इसकी क्या वजह समझते हैं? मैडम शेख, मैंने तो कहा है ना कि अभी जैसे रीमा साहबा ने भी कहा कि ये रिमार्क्स हैं और मेरी दुआ है कि ये रिमार्क्स ही रहें। दूसरी बात यह है कि मेरी राय आपने पूछी है, बंदयाल साहब की नहीं पूछी, मेरी राय में ये राय रहनी चाहिए। हाँ, मैं आपकी नहीं, बिल्कुल अलीना, मुझे चीज प्लीज क्लियर करने दीजिए, एक कंफ्यूजन क्लियर करने दीजिए प्लीज, 1 मिनट। जी अलीना जी अलीना, देखिए, ये हम लोग हमारी ऑडियंसेस के लिए मैं ये क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि 62(1)(f जो है उसको खत्म करने का ये मतलब नहीं है कि कोई कभी नाअहल ही नहीं होगा, किसी को कोई सजा नहीं होगी, किसी के खिलाफ केसेस नहीं चल सकते। उसके लिए आपके पास कानूनी रास्ता है, आपके पास आपके क्रिमिनल लॉज हैं, आपके पास सिविल लॉज हैं, आपके पास एंटी करप्शन लॉज हैं। उसमें अगर ट्रायल के बाद आपको सजा होती है, आप नाअहल तब भी हो सकते हैं। ना सिर्फ नाअहल, आपको जेल होती है, अगर आपने कोई करप्शन की है आपको पैसे वापस करने पड़ते हैं, ये सब सजाएं मौजूद है। 62(1)(f को इसके साथ कंफ्यूज ना कीजिए। 62 में तो फिर ये भी है लीना कि अगर आपका कैरेक्टर इमोरल है तब भी आप पार्लियामेंट में नहीं बैठ सकते। अब क्या अदालतें ये फैसला करने के लिए सुप्रीम कोर्ट बच गया है कि कौन इमोरल है, कौन इखलाकियात से गिरी हुई हरकतें करता है, कौन इस्लाम सही तरह फॉलो करता है कि नहीं, कौन सादिक है, कौन अमीन है? ये सॉरी अलीना, ये मसला है 62(1)(f का कि ट्रायल के बगैर सुप्रीम कोर्ट, आपके पास अपील का हक भी नहीं होता, वो ट्रायल के बगैर एक डिक्लेरेशन दे देती है कि आप सादिक और अमीन नहीं हैं। और जो सजा है एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव के लिए, एक लीडर के लिए, वो उससे भी ज्यादा है कि अगर आपने कोई जुर्म किया है और उसके लिए आपको सजा हुई है, आप बाहर आके कुछ साल बाद फिर से इलेक्शन लड़ सकते हैं। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल के बगैर आपको कह दिया आप सादिक अमीन नहीं है। अब नवाज शरीफ साहब का केस देख लीजिए, भट्टी साहब ने जो पूरी दलील दी पैनामा जजमेंट में, तो उसमें कुछ था ही नहीं। जिस वजह से उन्हें नाअहल किया गया वो सिर्फ एक लाइन में सुप्रीम कोर्ट ने लिखी कि रिसीवेबल्स जो उन्होंने कभी विड्रॉ नहीं किए वो उन्होंने डिक्लेयर नहीं किए।
अब इसके ऊपर आप पॉलिटिकल लीडर्स को डिस्क्वालीफाई करेंगे? कोई नहीं कह रहा कि आप मुकदमा ना करें और उसके बाद सजा ना दे, लेकिन 62(1)(f मुख्तलिफ चीज है, ये हमने डिस्टिंक्शन समझ के रखनी है। भट्टी साहब। मैडम शेख, पहली बात, पैनामा में बात करूंगा तो लंबी हो जाएगी। मैं तो सिर्फ इस एक बात पे कहता हूं कि मेरा वजीर आजम पार्लियामेंट में खड़ा होकर कहता है कि जनाब स्पीकर ये हैं वो जराए, और उसके बाद झूठों का एक लंबा लामुतनाई सिलसिला, और उसके बाद भी वो तायात कायद हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ अब बताया ना, नैब ख़त्म हो गया, उसके बाद FIA में और सारे इदारों में अपने मुलाजम एंटी करप्शन का जिस तरह ये करते हैं, कोई इदारा इस काबिल नहीं होता कि इन बड़ों को पूछ सके। तो एक दो चार चेक हैं इन पर कि जब ये सुप्रीम कोर्ट में केस आता है और आप चीट करते पकड़े जाते हैं, झूठ बोलते पकड़े जाते हैं, फ्रॉड करते पकड़े जाते हैं, तो उसके बाद आपको पार्लियामेंट में रहना चाहिए। जब पार्लियामेंट मैडम शेख नहीं कर सकती इतने लोगों का, पार्लियामेंट किसी काबिल न रहे तो कोई फोरम तो रहना चाहिए ना। अलीना, वो फोरम डिसाइड क्या कर रहा है? हाँ। ये तो सोचिए, वो फोरम डिसाइड क्या कर रहा है? आपका अगर इंसाफ का निजाम इतना कमजोर है कि वो ताकतवर को पकड़ नहीं सकता, इसका मतलब ये नहीं है जो ताकतवर है उसके पास फेयर ट्रायल का हक नहीं है। कि आप कहें आपने ट्रैफिक सिग्नल तोड़ दिया तो आप ताहयात नाअहल हो जाएंगे, किसी और चीज में हम आपको पकड़ नहीं सकते, तो इसके लिए हम ये सजा रख देंगे। सुप्रीम कोर्ट एक ट्रायल कोर्ट नहीं है। कोई भी वकील आपको ये बता सकता है कि फेयर ट्रायल की खिलाफ वर्जी है सुप्रीम कोर्ट को इस तरह के इख्तियार देना। दूसरा, उसमें अपील नहीं है, आप अपील भी नहीं कर सकते। तीसरी बात ये, आप सही जो उनके जुर्म है उनके लिए पकड़े ना। आपको क्या, हम लोगों को एज सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान शर्म नहीं आती ये देखते हुए कि किस वजह से पैनामा केस में डिस्क्वालीफाई किया गया? इसलिए भी नहीं किया गया कि आप पार्लियामेंट में झूठ बोल रहे थे भट्टी साहब, इसलिए किया गया कि आपने रिसीवेबल्स जो विड्रॉ नहीं किए वो डिक्लेयर नहीं किए। पूरी दुनिया में हंसते हैं लोग इस जूरिस्प्रूडेंस पे। तो आप अपना इंसाफ का निजाम ठीक करें, आप बेहतर एंटी करप्शन कवानीन बनाएं। आप ये ना कीजिए, क्योंकि कल को ये भी होगा कि चलिए अगर आप सजा नहीं दे सकते किसी के ऊपर, सॉरी लीना, आखिरी बात, आइन में ये प्रोविजन भी मौजूद है। कोई इमोरल कैरेक्टर का है, कल हम ये भी बात कर रहे हो कि कोई इमोरल कैरेक्टर उसका बयान करने हम लग जाएं और अदालतें फैसला करने लग जाएं कि उनका कैरेक्टर ठीक नहीं है और इसलिए सजाएं हो जाएं। ये शॉर्टकट्स ना अपनाएं, इससे कुछ हासिल नहीं होगा, सिर्फ विक्टिमाइजेशन होगी। नहीं, इंसाफ के निजाम को बेहतर करें। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मैं पहले भट्टी साहब को रिस्पॉन्ड करने का टाइम देती हूँ, उसके बाद में। हाँ जी भट्टी साहब, बहुत मुख्तसर रखिएगा। मैडम शेख, बहुत मुख्तसर करके कह रहा हूं। मैडम शेख, हंस अब भी रहे हैं, अब भी लोग कह के मार के हंसते हैं पूरी दुनिया में कि जिस तरह फर्दे जुर्मे ऐद लगनी थी और ओहदे मिल रहे हैं। हंस अब भी रहे हैं कि एक इश्तिहारी बैठकर मुल्क के फैसले कर रहा है। हंस अब भी रहे हैं कि कोई जान नहीं छोड़ता हमारे इतने बड़े फरार, और हंस अब भी रहे हैं कि जिस सेवन फील्ड में रह रहे हैं उसी की मनी ट्रेल कोई नहीं है। तो हंस तो रह रहे हैं। खुदा के लिए चेक एंड बैलेंस रहने दें। ये निजाम फेल हो चुका है, तो चेक एंड बैलेंस रहने दें। छोटी सी ब्रेक, मजीद इसके ऊपर भी बात करेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। न्याय साहब, आप इस मामले का हल क्या देखते हैं? मेरे ख्याल पाकिस्तान के अंदर एक कानून है, लॉ ऑफ इक्विटेबल जस्टिस। 8 साल में ये दूसरा बड़ा वाकया जिसमें ड्रैकोनियन लॉ, तो कई 5-6 वाकया में इंस्टेंस कोट कर सकता हूँ। ये मैं दूसरा वाकया जिसमें बताया गया ड्रैकोनियन लॉ है, जिसपे अप्लाई किया गया वो एक ही पार्टी थी, और जिसको आप अप्लाई नहीं करना चाहता वो एक और पार्टी थी। इसी अदालत के अंदर सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे निहाल, तलाल, दानियाल को डिस्क्वालीफाई किया गया माफी मांगने के बावजूद। इसी कोर्ट के नीचे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको फारिग कर दिया। मुझे तकलीफ पता क्या होती है कि जिस झूठ तरीके से हम अपने दलील को आगे बढ़ाते हैं, साफ पता चलता है हमारे पास सब्सटेंस नहीं है। अब आगे आए जी, यही पैनामा अपना जो इमरान खान साहब केस मनी ट्रेल था, कोई मुझे यहाँ बता दे, रीमा उमर जैयद कानूनदान बैठी हैं, कि क्या इमरान ने मनी ट्रेल दी थी? किसी को पता है? इमरान ने 2003-4-5 के अंदर एक बैंक बंद हो गया था, उसकी फोटो कापियाँ जो है ईमेल की अपना जो डाउनलोड करके बैंक बंद हो चुका देगी, कि बताएं कि वो कॉपी मुसद्दका थी।
किसी को पता है? और कौन है पाकिस्तान में? सोहेल वड़ाई साहब ने 4-5 केसेस लड़े हुए, जंग के तो ये 200-250 केसेस रिप्रेजेंट कर चुके हैं। मुसद्दका कॉपी के बगैर आप कोर्ट के अंदर नहीं जा सकते। रीमा बैठिए, पाकिस्तानी कवानीन है यहाँ पे कि आपने जो रीमा ने क्योंकि टच कर दिया, उसको जरूरत नहीं है दोहराने की, कि आप एक बंदे को सुप्रीम कोर्ट ट्रायल के बगैर जो है आप रिसीवर को करके और फिर उसकी नज़ीर पाकिस्तान में नहीं मिलती, उसकी ब्लैक लॉ डिक्शनरी से एक ऐसा बंदा नज़ीर लाता है जो शौकत खानम के आजकल बोर्ड पे है, ऐसा जज, इनके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ही नहीं आते। ये बीबी पाकिस्तान को सिर्फ इमरान नहीं खेल रहा, उसी कैसे पनामा में कतरी खत जो है स्कैंडलाइज कर दिया गया कि एक बंदे ने सिर्फ ये कहा कि आप वेरिफिकेशन के लिए कतर आए, कैलिबरी फोन के लिए लंदन चले गए क्योंकि हफाज ज़िया ने अपने बात सुने ना, कैलिबरी फोन देख रहे हैं, नहीं आप इसका ताना बाना किससे जोड़ रहे हैं? मुझे ताने बाने सारा पता है। ये पाकिस्तान के साथ इट्स लॉफिंग स्टॉक। बात क्या हो रही है जी कि सिंपल बात ये हो रही है जो किसी को पता नहीं है कि 62(1)(f)(2) के रीमा बीबी ने अब एक्सप्लेन नहीं किया, उसके अंदर कोई सजा की नौयत नहीं है। उसके अंदर ये कहा गया कि कोई कोर्ट फैसला करे कि वो साजिश का मीन नहीं है तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अब इन्होंने उसकी इंटरप्रिटेशन नवाज शरीफ पे ये की कि उसको ताअहल निकालना था सियासत से। बाकी कोई बकवास करता है, उसे क्या कहा है, कोई झूठ बोलता है, उसे क्या कहा है, उसके जवाब है, लेकिन मेरा टॉपिक नहीं है वो। आई कुड टेल एवरीथिंग अपार्ट। हमारे अपने ऊपर बैगेज क्या करप्शन का हम देखते नहीं है कौन है यहाँ पे बैठ के, और लोगों के ऊपर बड़ी बड़े ऐसे फरिश्ते बैठे हैं जैसे रिपोर्ट कार्ड में जो बंदे बैठे, बहुत फरिश्ता सिफत लोग बैठे हैं। कोई शर्म करनी चाहिए अपने गिरबान में। हाँ, घर को गिरबान में झांकना चाहिए, ये झांकने के लिए गिरबान, इसके अंदर झांकना चाहिए परवान। बिल्कुल है, मेरे सामने झूठ नहीं बोला जा सकता और फिर ऐसा झूठ किया जैसे आपने अपने चैनल चलवाना है। सर आपने अपने दलाइल दिए, सर आपने अपने दलाइल दिए, अपना मौकिफ आपने क्लियर किया, मैं वही दे रहा हूँ, बाकी पार्टिसिपेंट्स को भी। हाँ बिल्कुल सर, आप समझते हैं, मुझे सिर्फ इतनी सी चीज क्लियर कर दीजिएगा, आप समझते हैं ये तब्दीली अब होनी चाहिए? क्योंकि आप इन रिमार्क्स का बिल्कुल होनी चाहिए। मैं अभी कहता हूं कि ये ड्रैकोनियन लॉ है। जब आपके पास 5 और 10 साल की उन्होंने फ्रेम किया कि फलां बंदा ये काम करेगा, 10 साल के डिस्क्वालीफाई करेंगे, यही 62-63(f) में शरात के साथ है, 62 करें। आपने कहा कि एक बंदे ने झूठ बोला है, उसको आप पूरी उम्र के डिस्क्वालीफाई करें, ये बिल्कुल ड्रैकोनियन लॉ है। लेकिन लॉ की इक्विटेबल जस्टिस जो नवाज शरीफ पे पूरा हुआ है, अगर इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक लेडी जज को ह्यूमिलिएट करने पे छोड़ दिया है और उन्होंने 2 कानून बनाए हैं, तो इसमें वैसे यहाँ पे जमा खातिर ये भी करना चाहिए ना कि इमरान खान साहब ने कुछ अर्सा पहले कहा था कि ये लोग मुझे भी ताहयात नाअहल करवाना चाहते हैं। आप ये सियासत ठीक है, दोनों पार्टी। सर मैं इसकी जरा यहाँ पे इसको जमा खातिर ये भी कर ले कि इमरान खान साहब ने ये खदशा जाहिर किया था कुछ अरसे पहले कि शायद ताहयात इमरान खान को भी नाअहल करवाना चाहते हैं और फिर नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली भी उसकी वजह से साथ क्लब करके तो दोनों को कुछ ना कुछ करके NRO दिलवाया जाएगा। क्या यहाँ पर सोहेल वड़ाई साहब हम उस चीज़ को जमा खातिर कर सकते हैं? क्या उसको यहाँ पर अकाउंट फॉर करना चाहिए? मैडम अलीना शेख साहबा, आज बड़ी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है और पॉजिटिव डेवलपमेंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट, तहरीक इंसाफ और नवाज शरीफ तीनों एक ही पेज पर आ गए हैं और तीनों ये चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज की जो स्टेटमेंट आई है या रिमार्क आया है, दूसरी तरफ फवाद चौधरी ने बाहर निकल के बयान दिया है और तीसरी तरफ नवाज शरीफ की प्ली है कि नाअहली जो है उनकी ताउम्र खत्म की जाए। तो इसका मतलब है तीनों अगर एक पेज पर आते हैं तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड के रास्ता हमार हो रहा है। नवाज शरीफ की नाअहली भी खत्म होगी इसके बाद और इमरान की भी नहीं होगी नाअहली ताउम्र, तो ये दोनों को मौका मिलना चाहिए। मैं तो पहले दिन से मेरा ये मौक़िफ़ है कि अगला इलेक्शन जो है उसमें लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। आपकी पूरी बात में ना ये जो एक पेज पे आना है ये बड़ा अहम है। सर ये बता दें, आपके कल के तज्जिए को जरा इससे मिलाते हैं, ये जो एक पेज पे आना है सबका, सर ये नेचुरल है या ये भट्टी साहब की तरह होम्योपैथिक? नहीं, ये नेचुरल है जी, ये नेचुरल है और ये अल्टीमेटली जब कोई ज्यादती हो जाती है तो उसके बाद उसका मदावा होता है। अच्छा, आप देखें भुट्टी हुई,
आज तक ज्यादती हो जाती है, उसके बाद मदावा होता है। लेकिन सर इसके जो रेप्रिकॉशंस है ना वो बहुत ज्यादा है। मैं जरा एक ब्रेक की इजाजत दीजिए, उसके बाद मैं वापस भी आना चाहती हूँ, इसके ऊपर भी वाला सवाल भी करेंगे। लेकिन यहाँ पर सवाल भी ये उठता है कि क्या हालात और वाकयात को मद्देनजर रखते हुए इस तरह से अगर रुझान चेंज हो जाए या ख्यालात चेंज हो जाए तो फिर, और उसकी इम्प्लीकेशंस भी इतनी ज्यादा हों मुल्की सियासत के ऊपर, हमने देखा, क्या वो दुरुस्त है? उसको जस्टिफाई कैसे किया जा सकता है? क्या उसकी गुंजाइश भी है? एक छोटी सी ब्रेक, मजीद इसके ऊपर भी बात करेंगे। अगला सवाल। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं आज जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क सामने आए हैं। वो कहते हैं कि 62(1)(f ड्रैकोनियन लॉ है। रीमा, बड़ी हीटेड डिबेट हो रही थी इससे पहले, आप कुछ ऐड भी करना चाह रही थी, साथ साथ ये भी बताइएगा जो मैंने जाते जाते एक सवाल भी टीज़ किया, अगर हालात व वाक़यात को मद्देनज़र रखते हुए और या मसलहतों को मद्देनज़र रखते हुए इस तरह से व्यूज़ चेंज हो जाएँ तो कहाँ तक उसकी गुंजाइश है? अलीना, तीन छोटी छोटी बातें। पहले तो अगर आप पॉलिटिकली देख रहे हैं सिचुएशन किस तरह डेवलप कर रही है, जैसे सुहेल वड़ाइद साहब ने तज्जिया किया, वो देना दुरुस्त है। लेकिन अगर आप एक कानून के तालिबे इल्म या एक लॉयर के पर्सपेक्टिव से इसको देखें तो एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए कि किस तरह जजेस के पॉइंट्स ऑफ व्यू तब्दील होते हैं बदलते वक्त के साथ। और कानून की मैंने पहले भी ये बात की थी, सबसे अहम चीज ये है कि उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, किस तरह आपके कवानीन जो इम्प्लीमेंट होते हैं, इंटरप्रेट होते हैं। अगर वो कंसिस्टेंसी ही नहीं रहेगी तो ये तासुर कि ये कानून, ये आइन कुछ लोगों के लिए कुछ और है, कुछ लोगों के लिए और है, रूल ऑफ लॉ, वो सब बिल्कुल बिखर जाएगा। ऑलरेडी ये परसेप्शन ऐसी है, इसमें मजीद जो है इजाफा होगा। दूसरी चीज ये, अगर हम कहेंगे कि किसी भी तरह, क्योंकि हमारे कानून का निजाम, इंसाफ का निजाम वैसे बहुत मजबूत नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट डिस्क्वालीफाई कर दे, यही आर्ग्यूमेंट्स यूज होती हैं मावराए अदालत कत्ल के लिए, जबरी गुमशुदगियों के लिए, कि क्योंकि सजा नहीं हो सकती अब वैसे मार दें। ये बहुत मसला है, इससे जो नाइंसाफी है, इनजस्टिस है, वो पूरी सोसाइटी में, पूरी फैब्रिक में आपकी रियासत की हो जाता है। आखिरी बात ये, हम कहते तो हैं अलीना लेवल प्लेइंग फील्ड, लेकिन आपने एक शख्स को सियासत से 4 साल से जायद बाहर रखा, आपने उसको पार्टी हेड नहीं बनने दिया। अब अगर आप खत्म भी कर देते हैं नवाज शरीफ साहब की नाअहली, आप पिछले 4-5 साल PMLN और उन्हें नहीं लौटा सकते। तो शायद आगे चलने के लिए ये बेहतर रास्ता है, लेकिन मैं इसको लेवल प्लेइंग फील्ड फिर भी नहीं कहूंगी, क्योंकि आपने PMLN को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया उन जजमेंट से, बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया। तो आप कैसे कह सकते हैं चलें अब आपके लिए खत्म कर देते हैं? वो पिछले 4-5 साल तो नहीं खत्म होते, उसकी सियासी कॉस्ट भी खत्म नहीं होती। तो हाँ, शायद आगे चलने के लिए ये बेहतर रास्ता है, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगी। एक जो फरीक है उसने ज्यादा नुकसान उठाया है इसका। मुझे सिर्फ छोटी सी एक चीज का जवाब दीजिएगा रीमा, क्या आपको लगता है कि नवाज शरीफ के केस में डायरेक्ट अगर इसके ऊपर ताहयात नाअहली के सिलसिले में उनको रिलीफ मिलेगा, या फिर जो उनकी ओरिजिनल एप्लीकेशन है उसके ऊपर उनको रिलीफ मिले तो फिर साथ ही ये हो जाएगा? अच्छा लीना, उनकी जो डिस्क्वालिफिकेशन है मुख्तलिफ तरह की है। जो 62(1)(f पैनामा केस में हुआ, जब तक वो जजमेंट इन फोर्स है, लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन इन फोर्स है, अनलेस जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है उसमें तब्दीली आती है, और उसके वर्ड्स जो हैं वो बहुत क्लियर होने चाहिए कि उसकी एप्लीकेशन क्या होगी। दूसरी उनकी एक डिस्क्वालिफिकेशन इसलिए भी है क्योंकि उनको सजा हुई भी है केसेस में, तो उसके साथ भी एक डिस्क्वालिफिकेशन है, वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए है। अगर वो क्विट हो जाते हैं तो वो डिस्क्वालिफिकेशन ऑब्वियसली खत्म हो जाएगी। लेकिन रास्ता जो है वो यही है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो, ताकि एक हथियार जो है इस मुल्क में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का वो खत्म हो जाए। भट्टी साहब, देखिए मैडम शेख, पहली बात तो ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड की डिमांड करना या ऐसा करना काबिल मुज़म्मत है और शर्मनाक है। दूसरी बात है कि एलोपैथिक NRO हो या नेचुरल एंड होम्योपैथिक NRO हो, वो भी काबिल मुज़म्मत और शर्मनाक है। तीसरी बात है कि जब मुल्ज़म, मुजरम और निज़ाम इंसाफ एक पेज पे आ जाए जिस मुल्क में, उस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज़ है।
दुआ करें कि हमारी ज़िंदगियों में ऐसा ना हो, दुआ करें कि ये कभी भी ऐसा ना हो कि ये वन पेज ऐसा बने जिस पे मुल्ज़म, मुजरम और निज़ाम इंसाफ हो। तीसरी और चौथी बात है कि मैं फिर वही दोहरा रहा हूँ कि ये मुल्क जीरे ब्लेडों और बनारसी ठगों के लिए नहीं बना था, 2 नंबरियों, चतर चलाकियों और झूठों के लिए नहीं बना था। प्लेइंग फील्ड की डिमांड करना शर्मनाक है, लेकिन ये आप भी तस्लीम कर चुके हैं आज से पहले कि 2018 में हुआ जो, और उसके बाद शायद वो सही नहीं था। तो क्या आप ये नहीं समझते कि अगर आज ये कहा जा रहा है कि वो सब कुछ गलत हुआ, नहीं होना चाहिए और मुदाखलत बंद की जाए, तो ये दुरुस्त है? इसमें क्या शर्मनाक है? शर्मनाक ये नहीं है, शर्मनाक कुछ और है। 2018 में अगर कुछ हुआ था तो 2022 में क्या हुआ है? ना करें इस पे बात ना करें। क्या हुआ बात है? बेसिकली ये है कि अलीना क्या हुआ है 2022? बात बेसिकली ये है मैडम शेख कि हम बुनियादी तौर पर इन दायरों में घूम कर उसी चौक पे आ जाते हैं और हमारा रोना धोना, आंसू, मोहब्बत कभी उन गरीबों जो जेलों में पड़े उनके लिए नहीं होता, चंद लोगों के लिए होता है। तो खुदा के लिए इस मुल्क को इन चंद लोगों से बचाएं, इन चंद फैमिलियों से बचाएं। कवानीन, आइन और मुल्क इनके लिए नहीं बना था, 22-24 करोड़ लोग भी इसमें रह रहे हैं। तो आपने एक फैसला अगर किया है, देखे ना लोग कहीं ना कहीं से तो शुरू होगा आज मैडम शेख, तो नहीं हो सकता कि आप सबको नहीं मैडम शेख, नहीं कहीं ना अपनी मर्जी से मैडम शेख पिक एंड चूज करें कि मैं तो कब कह रहा हूं कि पिक एंड चूज करें? मैं तो कह ही नहीं रहा। मैं तो कह रहा हूं कि जो सजा मिली है सबको, वो सबको मिलनी चाहिए। कभी मेरी जिंदगी मुंह से ऐसा निकला है कि किसी को पिक करना चाहिए, किसी को चूज करना चाहिए, किसी को ऊपर बिठाना चाहिए, किसी को नहीं, नॉट एट ऑल सर। तो वो सजा तो लेकिन मेरा एक बुनियादी सवाल ये है कि ना तड़पे इन लोगों के लिए, ना रोए इन लोगों के लिए, ना दिल में आंसू हम आपस में लड़ मर जाते हैं इन लोगों के लिए। मुझे सारों से मोहब्बत है, सारों की राय का एहतराम है, मैं सारों से, हर एक की राय है, मैं सबका एहतराम करता हूं। मेरी राय है कि इन बनारसी ठगों और झूठों से मुल्क को बचाओ। ये हर चौक पे झूठ बोल जाते हैं और फिर आके सच्चे के सच्चे हो जाते हैं। क्या मुल्क है यार? बनाना रिपब्लिक है। हर चौथे दिन एक नए सिरे से जमहूरियत और कौम और मुल्क के लिए इब्तिदा हो जाती है। क्यों सर? अलीना, पहले के जो रेप्रिकॉशंस होते हैं हमारे ऊपर, हम इसलिए रोते हैं ना। ये क्या ठग्स? अलीना, अल्फाज का चुनाव थोड़ा बेहतर करना चाहिए। और ये गलत फहमी है भट्टी साहब की कि लोग जब यहाँ कंसर्न एक्सप्रेस करते हैं वो कुछ शख्सियात के लिए करते हैं। कुछ लोग हैं जिनको दर्द इस चीज का है कि हमारे मुल्क में एक आइन है, उसकी खिलाफ वर्जी होती है इस तरह की सिलेक्टिव पॉलिटिकल इंजीनियरिंग से। और जिस तरह की आर्ग्यूमेंट भट्टी साहब दे रहे हैं, मिलिट्री कूज के लिए भी यही दी जाती थी कि अब हमें बाहर से मुदाखलत की जरूरत है, ये ठग्स जो हैं, ये चोर जो हैं, ये डाकू जो हैं, इनसे मुल्क नहीं चलेगा। और मुझे एक और बात याद है जो फैसल वाडा ने कहा था पार्लियामेंट में भी, बाहर भी, कि 1000 लोगों को जीप्स के साथ बांध के टांग दो तो मुल्क जो है वो ठीक हो जाएगा। इस तरह की आर्ग्यूमेंट्स ना दें। बेहतर है आप निजाम को बेहतर करें ताकि उसका फायदा सबको हो, गरीबों को भी, अमीरों को भी, सबको। और एलिना, हम लोग तो बहुत काम करते हैं इस मुल्क में फेयर ट्रायल के लिए, सबके लिए। कुछ लोग हैं जो सिर्फ टीवी पे बैठ के कुछ लोगों को गालियां देते हैं, बहुत से और लोग हैं जो काम भी करते हैं। तो ये कहना भी गलत है कि कुछ लोगों का दर्द लेके हम इस तरह की आर्गुमेंट करते हैं। इंसाफ की बात करना, कानून की बात करना, आइन की बात करना जो है वो इंडिविजुअल नहीं है, पर्सनल नहीं है, वो एक सिस्टम के बारे में है, जमहूरियत के बारे में है। इसको कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। मुझे मुख्तसरन ये बता दीजिएगा, ये जो रीमा ने अभी बोला और फिर भट्टी साहब ने उसका काउंटर आर्गुमेंट भी दिया, क्या आप समझते हैं कि इस वक्त सबका एक पेज पर आना तशवीशनाक है या फिर आपको ये इंसाफ की अलामत नजर आती है? नहीं, देखें, गुजारिश ये है कि दो राय हैं। एक राय ये है कि सियासतदान, एस्टेब्लिशमेंट, दो पार्टियां ये आपस में लड़ते रहे, झगड़ते रहे, मुल्क के अंदर एक तमाशा लगा रहे। दूसरी राय ये है कि आप कंसेंसस से आइन के अंदर तरमीम करें और जो चीजें, जो गलतियां हुई हैं उनका बदावा करें। और ये आज की जो स्टेटमेंट है चीफ जस्टिस साहब की, उससे मदावा हो रहा है, उससे बाहर जो तहरीके इंसाफ के फवाद चौधरी ने कहा वो भी एक पॉजिटिव चीज है। और दूसरी तरफ नवाज शरीफ भी यही चाहते हैं। जहांगीर तरीन के साथ भी ज्यादती हुई है, उनको भी लाइफ टाइम नायल करार दिया गया है। तो ये लाइफ टाइम नायल ही सरासर ज्यादती है। इसको पार्लियामेंट में भी
और कोर्ट के जरिए भी, दोनों को अनडू करना चाहिए और यही लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए। ये अगर आप लेवल प्लेइंग फील्ड से ही अगर आप इनकार करेंगे तो फिर वो इलेक्शन मुनसिफाना कैसे हो? अगर आप एक को पकड़ के रखेंगे, एक को बांध के रखेंगे, तो दूसरे को आप खुली इजाजत देंगे, तो ये मुनसिफाना इंतखाबात तो ना हुए। ठीक है जी, इसी के साथ हमारे पास प्रोग्राम में वक्त खत्म हो गया है। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।